यूनिट सेकंड चल रही है, कल स्टार्ट करवा दी थी यूनिट सेकंड। ठीक है, तो कल आपका टॉपिक चल रहा था, मैंने जो करवाया था एक विमीय विभव बॉक्स में, एक विमीय विभव बॉक्स में कण की गति। ठीक है, तो एक विमीय विभव बॉक्स लिया था हमने जिसमें कण केवल x अक्ष के अंदर गतिमान था और बॉक्स था x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू a पर। ठीक है, और x इजिकल टू 0 और a पर विभव का मान क्या था, इनफाइनाइट था, और इसके अंदर विभव कण जो है मुक्त अवस्था में गति करता है, इसलिए विभव का मान 0 था। ठीक है, बॉक्स के अंदर कण जो है मुक्त अवस्था में गति करता है, इसलिए विभव का मान 0 है, और जो 0 और a इससे पहले और 0 पर, a पर और a के बाद विभव का मान कैसा है, इनफाइनाइट है। तो हमने ऐसा लिखा था Vx इजिकल टू 0 और इनफाइनाइट 0 कहाँ पर था, 0 से a के बीच में, और इनफाइनाइट कहाँ था, x लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी कि इक्वल 0 पर भी वो क्या है, इनफाइनाइट है, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। ठीक है, तो यही लिया था। अब इस बॉक्स के अंदर 0 टू a वाले रीजन में हमने कण की गति के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखी थी और फिर उसको हल किया था, तो तरंग फलन साई x का मान कितना आया था, वैसे तो आया था इसका मान a sin kx प्लस b cos kx। फिर परिसीमा प्रतिबंधों से कि x इजिकल टू 0 पर विभव का मान, x इजिकल टू 0 पर तरंग फलन 0 होगा, और x इजिकल टू a पर भी तरंग फलन कैसा होगा, 0। क्यों होगा ये मैंने आपको कल बता दिया था, क्योंकि यहाँ पर विभव का मान कैसा है, इनफाइनाइट है, तो कण गति करते हुए इससे टकराएगा, टकराने के बाद वापस इधर आ जाएगा, फिर इस दीवार से टकराएगा तो वापस इधर आ जाएगा। इसका मतलब x इजिकल टू 0 पर और 0 से पहले, x इजिकल टू a पर और x इजिकल टू a के बाद कण जो है दीवार को पार करके बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, इसीलिए वहां पर जब कण नहीं जा सकता तो उस स्थिति पर तरंग फलन क्या होगा, कण का 0 होगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको कल बताई थी। इन दोनों परिसीमा प्रतिबंधों का उपयोग करने पर b का मान तो 0 हो गया था, x इजिकल टू 0 पर साई x रखेंगे तो b का मान 0 आ गया था। उसके बाद k का मान निकला था k इजिकल टू n पाई बाई a। ठीक है, दूसरे वाले प्रतिबंध से, तो इसका मान 0 हो गया, ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो a साइन k का मान आया था n पाई बाई a x। ठीक है, फिर इसको प्रसामान्यीकृत किया था, क्योंकि कण यहाँ पर मुक्त अवस्था में गति करता है तो कण के पाए जाने की प्रायिकता 1 है, हमें पता है कि कण उसमें है तो प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी। फिर जब इसको प्रसामान्यीकृत किया था तब a का मान कितना आया था, साई स्टार साई डीटो इजिकल टू 1 रखेंगे तो वहां से नियतांक इजिकल टू 1 इजिकल टू, तो a का मान आता है √2 बाई a साइन n पाई बाई a x। इस चीज को मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सारी स्टेप तुम्हें याद हो जानी चाहिए, क्योंकि अब क्या है, एक विमीय विभव बॉक्स में बता दिया है, जब त्रिविमीय के लिए पढ़ेंगे तो ये रिजल्ट डायरेक्ट लिखने हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ कि इसी तरीके से आपका तरंग फलन आया था, फिर परिसीमा प्रतिबंध लगाने पर तरंग फलन का मान ये निकल कर आया था। ठीक है, अब ये रिजल्ट आपके जब अब इसको त्रिविमीय बॉक्स में लिखेंगे तब ये रिजल्ट डायरेक्ट लिखना है, इसीलिए इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो तरंग फलन है वो कहां पर है, x इजिकल टू 0 टू a में कण की गति के लिए तरंग फलन है। एक विमीय विभव बॉक्स में x इजिकल टू 0 के मध्य कण की गति के लिए तरंग फलन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका तरंग फलन आ गया था। उसके बाद हम बात करते हैं ऊर्जा आइगन मान की।
ऊर्जा आइगेन मान। ऊर्जा आइगेन मान कैसे निकालेंगे? क्योंकि देखो हम यहाँ पर एक तो k इज इक्वल टू कितना निकल के आया है, n पाई बाई a, और एक मैंने k जो कांस्टेंट आया था यहाँ पर वो क्या था, श्रोडिंगर तरंग समीकरण में k इज इक्वल टू हमने माना था 2me बाई h क्रॉस स्क्वायर। जिन्होंने कल क्लास ली है और थोड़ा सा पढ़ा है तो उन्हें याद होगा कि k इज इक्वल टू हमने लिया था अंडर रूट 2me बाई h क्रॉस स्क्वायर, या k स्क्वायर लिया था 2me बाई h क्रॉस स्क्वायर। तो इन दोनों से ही, क्योंकि देखो k इज इक्वल टू n पाई बाई a निकल के भी आता है और k हमने ये भी माना था, ठीक है। इसको मैंने समीकरण नंबर कौन सा दिया था, निकालो जल्दी, समीकरण नंबर कौन सा दिया था, k इज इक्वल टू अंडर रूट समीकरण नंबर 4, और एक ये आया था इसको जो भी हो, तो k इज इक्वल टू n पाई बाई a, और k इज इक्वल टू कितना होता है समीकरण 3 से 4 से 2me बाई h क्रॉस स्क्वायर। यहाँ लिख लीजिए ना समीकरण 4, और इस तरंग फलन को कौन सा समीकरण दिया था मैंने, लास्ट वाले को 7, ठीक है। अब यहां से देखिए दोनों समीकरणों से हमें क्या निकालना है, ऊर्जा आइगेन मान, ठीक है। तो ऊर्जा आइगेन मान निकालने के लिए मैं दोनों पक्षों में इधर वर्ग कर सकती हूँ, क्योंकि हमें E का मान चाहिए, ठीक है, E का मान चाहिए। दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, n स्क्वायर पाई स्क्वायर बटे a स्क्वायर, इधर वर्ग करेंगे तो 2me बाई h क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से E का मान चाहिए, तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, h क्रॉस स्क्वायर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 2m को नीचे लिख दो, तो E इज इक्वल टू आएगा, दिखेगा नहीं नीचे, यहाँ लिख देती हूँ, E इज इक्वल टू आएगा यहाँ से n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर, ठीक है। ये आ गई आपकी ऊर्जा आइगेन मान। अब ये ऊर्जा जो है किस पर निर्भर कर रही है, इस n पर, ठीक है। और n कहाँ से आ रहा है, ये वाला n है, k इज इक्वल टू n पाई बाई a, और ये कौन सा n था, कल बताया था, कल कुछ ऐसा आया था साइन के a इज इक्वल टू 0 आ रहा था, तो हमने किसको क्या लिखा था, साइन n पाई लिखा था। तो n क्या है यहाँ पर, एक 1 2 3 गुणांक है, क्योंकि साइन पाई की वैल्यू, साइन 2 पाई की वैल्यू, साइन 3 पाई की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ से लिखा था मैंने k इज इक्वल टू n पाई, और k का वैल्यू आया था n पाई बाई a, तो ये वही n है। इसका मतलब यहाँ पर n का मान कितना है, जहां n बराबर 1 1 2 3, ठीक है। 0 नहीं लेंगे क्योंकि फिर उससे क्या होगा, 0 ले लेंगे तो ऊर्जा 0 हो जाएगी, इसलिए 1 2 3 इस तरीके से, जहां n बराबर 1 2 3। कल 20 लोग ऑनलाइन थे, आज 25 है। इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। आज जो नए जुड़े हुए होंगे ना उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आधा डेरिवेशन कल का है और आधा मैंने शुरू किया है अब। एक बार क्लास लेने के बाद आपके जो भी नोट्स है उसमें से एक बार तुम खुद पढ़ लिया करो, उसके बाद दूसरी क्लास लिया करो, जिससे तुम्हें साथ के साथ समझ में आ जाए कि दिक्कत कहाँ है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू हो गया n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर n इक्वल टू क्या है, 1 2 3 है, तो पहले E1 हो जाएगा, E2, इसका मतलब ऊर्जा का मान किस पर निर्भर कर रहा है, n पर, ठीक है। तो आप इसको En भी लिख सकते हैं, En इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। तो इसमें डेरिवेशन में आपको रिजल्ट क्या निकालने थे, एक तो तरंग फलन और ऊर्जा आइगेन मान। तो तरंग फलन तो मैंने कल पूरा डेरिवेशन करवा दिया था। तरंग फलन क्या है, जो हमने श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखी थी उसका हल है एक विमीय विभव बॉक्स में कण की गति के लिए। उसके बाद हमने निकाली है ऊर्जा आइगेन मान। तो ये अब इसमें देखिए विभक्त ऊर्जा, इस तरह की ऊर्जा निकालेंगे तो वो कितनी आएगी,
यहाँ E1 इज इक्वल टू कितना आएगा, n इज इक्वल टू 1 रख देंगे, पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। फिर E2 का वैल्यू निकालेंगे, वो कितना आएगा, 2 लिखेंगे यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर आएगा, तो क्या लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद E3 क्या होगी, 3 का स्क्वायर 9 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर E1 क्या है, मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा कहलाती है, मूल ऊर्जा स्तर की ठीक है, सबसे प्रारंभिक ऊर्जा स्तर है, इसका मतलब मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा शून्य नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, शून्य बिंदु ऊर्जा। शून्य बिंदु ऊर्जा यहाँ पर शून्य नहीं है। ठीक है, तो मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं, शून्य बिंदु ऊर्जा। ठीक है, तो या तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि एक बिंदीय विभव बॉक्स में कण की गति के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हल करते हुए तरंग फलन साई का मान निकालिए, साथ में शून्य बिंदु ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो थोड़ा सा लिख के फिर शून्य बिंदु ऊर्जा में क्या लिखेंगे आप, मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। और ये क्या होगी, प्रथम उत्तेजित अवस्था, प्रथम उत्तेजित अवस्था ऊर्जा, ये क्या हो जाएगी, द्वितीय उत्तेजित अवस्था ऊर्जा। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, जैसे आपसे पूछता है कि द्वितीय उत्तेजित अवस्था ऊर्जा, तो द्वितीय में आपको यहाँ पर 2 का स्क्वायर नहीं लिखना है, 3 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्योंकि पहले 1 का स्क्वायर क्या है, मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। प्रथम उत्तेजित अवस्था में 2 का स्क्वायर है, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें गलती बहुत होती है कि द्वितीय उत्तेजित ऊर्जा अवस्था पूछा है तो आप यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें है तरंग फलन साई व प्रायिकता साई स्क्वायर के लिए ग्राफ। विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं के लिए यहाँ पर लिख लीजिए, यदि पूछता है क्वेश्चन में तो ही लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना। विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं के संगत, विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं के संगत तरंग फलन ऊर्जा अवस्थाओं के संगत, जैसे देखिए E1 इज इक्वल टू इतना है, इसके संगत तरंग फलन क्या होगा, साई1। E2 ये है, इसके संगत तरंग फलन साई2। E3 के संगत तरंग फलन साई3, क्योंकि साई क्या है आपका, साई x इज इक्वल टू कितना निकल के आया, √2/a साइन n/x/a। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पर n पर निर्भर कर रहा है कि नहीं, तो आप साई1 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन πx/a। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, साई1x इज इक्वल टू √2/a साइन n इज इक्वल टू, यहाँ पर भी कितना है 1 2 3। ठीक है, और En इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर, यहाँ पर भी n इज इक्वल टू कितना है 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पर पहली मूल ऊर्जा स्तर के लिए यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 रख के ऊर्जा निकाली है E1, ऐसे ही यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 रख के E1 के संगत तरंग फलन। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, साइन πx/a। ठीक है,
ये शून्य बिंदु ऊर्जा E1 के संगत तरंग फलन कितना होगा, psi1 हो जाएगा। इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, sin nx, क्योंकि ये n पर निर्भर कर रहा है। इसी तरीके से psi2x वो कितना होगा बताइए, sin 2x में मैं n इज इक्वल टू कितना रखूंगी, 2 रखूंगी, तो अंडर रूट 2/a sin 2πx अपॉन a। तो psi1x क्या है, मूल ऊर्जा स्तर के संगत कण का तरंग फलन, ये प्रथम उत्तेजित अवस्था के संगत कण का तरंग फलन। अब हम क्या लिख रहे हैं, विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं के संगत तरंग फलन psi1 psi2 डॉट 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 तथा प्रायिकता। अब इनके संगत प्रायिकता क्या होंगी, psi1 का स्क्वायर psi2 के मॉड का स्क्वायर psi1x का स्क्वायर डॉट 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 का स्थिति x के साथ ग्राफ, x के साथ ग्राफ। ठीक है, अब इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण को एक विभीय विभव बॉक्स में जब तुमने हल किया तो तरंग फलन साई का मान इतना आ रहा था, जो कि n पर निर्भर करता है, n का मान है 1 2 3। ठीक है, ऊर्जा आइगन मान इतना निकला था, जहां पर n का मान 1 2 3। अब मैंने n इज इक्वल टू 1 2 3 के इस तरीके से मैंने ऊर्जा अवस्थाएं निकाली थी, मूल ऊर्जा, प्रथम उत्तेजित, द्वितीय उत्तेजित। ठीक है, इसी तरीके से तरंग फलन निकाले हैं n का मान 1 2 3 रख के। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इन तरंग फलनों का स्थिति x के साथ ग्राफ तथा प्रायिकताओं का स्थिति x के साथ ग्राफ, तो दो ग्राफ बना लीजिए इस तरीके से। दिखेगा नहीं ना नीचे, अब दिख रहा है। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेंगे कि इसमें पहला जो होता है उसमें तो दूसरा, ठीक है, और मैं ऊपर का मिटा के बनाऊंगी अब। तो ये तो है आपके ग्राफ स्थिति x के साथ तरंग फलन साई x का। ठीक है, और ये है स्थिति x के साथ प्रायिकता साई x के मॉड का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो अलग अलग बनाए ये है psi1 psi2। एक बार चेक कर लो, ठीक है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बना तो नहीं लिया। ये वाले गलत बन गए। ऐसे होता है। ठीक है, तो ये हमने किस में लिया है, एक विमीय विभव बॉक्स में। तो ये हो गई x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a के बीच में स्थिति, ये भी x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a के बीच की स्थिति। ठीक है, तो ये हो गया, जैसे साई x और x में ले रहे हैं ना, तो पहला वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, psi1x को, दूसरा psi2x को। ठीक है, यहाँ पर ये psi1x का मॉड स्क्वायर और ये psi2x का मॉड स्क्वायर।
n का मान 3 तक, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि n का मान 3 तक है, ठीक है, n का मान 1 2 3 से आगे अनंत तक है। अब उसमें आपने, मैंने तो ये बता दिया है कि द्वितीय उत्तेजित अवस्था है, तृतीय आ जाएगी, चतुर्थ आ जाएगी, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। मूल ऊर्जा, स्तर ऊर्जा याद रख लो और प्रथम याद रख लो, द्वितीय की भी मत लिखना, पर मैंने तो समझाने के लिए बोल दिया है बस, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि n का मान 3 तक ही है, ज्यादा हो सकता है। यहाँ पर भी मैंने जो आपके वेव फंक्शन बताए दो दो ही बता दिए, इतना काफी है, psi1 और psi2, ऐसे psi3 psi4 कुछ भी हो सकता है आगे, यहाँ पर भी मैंने 2 ही बताए हैं, ठीक है। अब इसमें ये मैंने किस हिसाब से बनाए, वो इस तरीके से कि कुल नोडों की संख्या जो होती है ना, नोड समझते हैं ना, निस्पंद जिनको बोलते हैं, निस्पंदों की संख्या होती है n-1, ठीक है। तो यहाँ पर आपने n इजिकल टू कितना लिया है, 1 लिया है ना, क्योंकि psi1 लिखा है। यहाँ पर n इजिकल टू 2 है क्योंकि psi2 लिखा है, ठीक है। तो n-1 मतलब कि 1 - 1 कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर बीच में कोई भी निस्पंद नहीं है। यहाँ पर देखिए एक निस्पंद आ रहा है और n-2, क्योंकि देखिए यहाँ पर n इजिकल टू 2 है, तो 2 - 1 करेंगे तो एक निस्पंद। अब जब इससे ऊपर आएगा ना psi3x जो आएगा, उसमें 3 - 1 टोटल 2 नोड होंगे, ठीक है। बीच में हम बाउंड्रीज को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, बीच में नोडों की संख्या कितनी होती है, n-1। तो अब ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, मिटा दूं इसको। यदि ये पूछता है कि आपको विभिन्न ऊर्जा स्तरों के लिए अवस्थाओं की संगत तरंग फलन psi1 psi2 की स्थिति x के साथ ग्राफ भी बताइए, तो आपको लिखना है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। इतना काफी है, एक डेरिवेशन En निकालना है, ऊर्जा आइगन मान और तरंग फलन psi(n)x, इसको याद रखना है बस। मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो या मिटा रही हूँ इसको। अब देखिए ये जो है psi(n)x और ऊर्जा आइगन मान En। जैसे देखो अब हम क्या ले रहे हैं, नया टॉपिक है आपका जिसी को जर्नलाइज करना है। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी बताऊं क्या, विभक्त ऊर्जा स्तर। देखो विभक्त ऊर्जा स्तर में यही लिखा है, जैसे E1 E2 E3 कितने आए थे, E1 आया था पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर आया था, ठीक है। n इजिकल टू 1 रखने पर, n इजिकल टू 2 रखने पर कितना आ रहा है, 4 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। n इजिकल टू 3 रखने पर 9 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। जहां पर E1 क्या है, मूल ऊर्जा स्तर ऊर्जा या शून्य बिंदु ऊर्जा। अब देखिए इनमें अनुपात कितना आ रहा है, E1 अनुपात E2 अनुपात E3 एंड सो ऑन, ऐसे ही E4 E5 E6 आएंगे, तो अनुपात कितना आ रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है और यहाँ 9 है। तो इस तरीके से है 1:4:9, ठीक है। तो ऊर्जा अवस्थाओं को आप ऐसे लिख सकते हैं, विभक्त ऊर्जा स्तर, उधर बना देती हूँ, जैसे ये वाली आपने बना दी E1, ठीक है। E1 से कितना आगे है, वो 4 टाइम्स है। E2 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स E1 लिख सकते हैं ना, और इसको क्या लिख सकते हैं, 9 टाइम्स E1। तो इसको क्या लिखेंगे, 4 E1 इज इक्वल टू कितना है, E2। 4 E1 कितना है, E2 के बराबर है। 9 E1 किसके बराबर है, अब देखिए यहाँ पर 9 E1, E3 कितना है 9,
E1। विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा, तो इसी को जो बोलते हैं वो है विभक्त ऊर्जा स्तर। ठीक है, ये n=1 के लिए है, n=2 के लिए है, n=3 के लिए। इसी को बोलते हैं क्या? विभक्त ऊर्जा स्तर। ठीक है, विभक्त का मतलब ये होता है, विभक्त का मतलब क्या होता है? टुकड़ों के रूप में, मतलब कि वो सतत नहीं है। विभक्त का मतलब क्या हो रहा है? सतत नहीं है। विभक्त का मतलब होता है सतत नहीं है। इसका मतलब कि वो n पर निर्भर करता है, टुकड़ों के रूप में। जैसे n=1 पर ऊर्जा E1 है, n=2 पर E2 है, सतत नहीं है ना, इस तरीके से है। तो इसी को क्या बोलते हैं? विभक्त ऊर्जा स्तर। ठीक है, अब हम बात करते हैं त्रिविमीय विभव बॉक्स में कण की गति। तो देखिए, बिल्कुल जैसे आपने एक विमीय विभव बॉक्स में किया है, उसी को क्या करना है अब त्रिविमीय विभव बॉक्स में करना है। तो सारे रिजल्ट वही रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा, पर उसके लिए क्या है, डायरेक्ट लिखेंगे हम। ठीक है, तो एक जो आपने ये टॉपिक पढ़ा था वो बहुत जरूरी है कि उसके तुम्हें टर्म्स याद हों। अब न्यू टॉपिक है त्रिविमीय विभव बॉक्स में कण। सारे डेरिवेशन जो है अब एक जैसे से आएंगे। यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड दोनों में ही बिल्कुल सेम तरीके के डेरिवेशन है, थोड़ा थोड़ा अंतर है बस, थोड़े लंबे लंबे हैं बट इजी हैं। अब देखिए, कल आपने एक विमीय विभव बॉक्स में 0 से a तक कण गति कर रहा था x अक्ष की दिशा में। अब कण जो है x अक्ष में भी गति कर सकता है, y में भी कर सकता है और z में भी कर सकता है। तो ऐसा त्रिविमीय विभव बॉक्स हम या तो घन ले सकते हैं या घनाभ ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, घन या घनाभ। तो हमने मान लिया कि घनाभ ले लिया हमने इस तरीके से। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। ठीक है, अब एक बार रिजॉइन करो।